देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर रहे हैं मुंबई की, जहां पर बढ़ती अपराध की घटनाओं ने सभी को चिंता में डाल दिया है। मुंबई के पवई इलाके से खबर आई है, जहां पर एक 25 वर्षीय ट्रेनी एयर होस्टेस की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। युवती छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वो मुंबई आई थी, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया। कौन गिरफ्तार हुआ है, हत्या का मकसद क्या रहा, इसकी पड़ताल करती हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। एयर होस्टेस की उड़ान और माया नगरी में बसने का ख्वाब, ये मुकाम हासिल किया ही था कि दहलीज पर मौत आ गई। मुंबई के पवई थाना क्षेत्र में रविवार को इसी एनजी सोसाइटी के फ्लैट से संदिग्ध अवस्था में 25 वर्षीय रूपल ओगारे का शव बरामद हुआ। गले पर चोट के गहरे निशान थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रूपल ओगारे करीब 6 महीने पहले मुंबई आई थी। एक बड़ी एयरलाइन में चयन के बाद एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। यहाँ अपनी बहन और दोस्त के साथ किराए पर रहती थी। हत्या के दिन फ्लैट में अकेली थी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठा की। आरोपी को पकड़ने और पड़ताल के लिए 8 टीमों का गठन किया गया और वारदात के 12 घंटे के भीतर ही सोसाइटी में साफ सफाई करने वाले 40 साल के विक्रम अटवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कहती है कि आरोपी ने जुर्म कबूला है, सबूत हाथ लगे हैं, पर हत्या का मकसद अब तक साफ नहीं। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल पीड़िता के परिजन काफी देर से उसे फोन कर रहे थे। बात न होने पर सहेली को फोन लगाया। दोस्त काफी देर तक फ्लैट का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन न खोलने पर जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया तो रूपल का शव मिला। हत्या से 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर रही रूपल ओगारे के साथ आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई उनकी जान का दुश्मन बन गया, ये गुत्थी बरकरार है। संदेह है मृतका से अनबन के बाद आरोपी सफाई कर्मचारी ने बदला लेना चाहा था। आरोपी के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज है। पूछताछ जारी है। वहीं आरोपी की पत्नी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। सभी पहलुओं पर जांच के लिए पुलिस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतका के कॉल डिटेल्स और बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर 1 साल होने को आया, लेकिन अब तक सिर्फ इस मामले में 18 लोगों की गवाही हुई है, जबकि इस पूरे केस में 97 लोगों की गवाही होनी है। वहीं इस केस में सरकारी वकील को भी अंकिता के माता पिता की अपील पर सरकार ने अब बदल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को कोटद्वार के सेशन कोर्ट में होनी है। 18 सितंबर 2022 को पौड़ी के यमकेश्वर के वनंतारा रिजॉर्ट में अंकिता की हत्या कर शव को शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। एक रिपोर्ट। साल भर से सुनवाई चल रही है और इंसाफ का इंतजार कर रहे अंकिता के परिवार का संयम टूटने लगा है। अब तक जिन 18 लोगों की गवाही हुई है, उनमें से सबसे ज्यादा 14 लोग वनतारा रिजॉर्ट के हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया है। पुलकित इस वक्त चमोली जेल में है, जबकि सौरभ भास्कर टिहरी जेल में है। अंकित गुप्ता देहरादून जेल में बंद है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को कोटद्वार के सेशन कोर्ट में होगी। अंकिता की तरफ से पैरवी करने वाले आशुतोष नेगी राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है न्याय की, वो सेशन कोर्ट कोटद्वार में चल रही है, जहां एविडेंस चल रहे हैं। 18 गवाह जो हैं वो अपनी गवाही दे चुके हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट नैनीताल में भी हम बेल को अपोज कर रहे हैं। जो अक्यूज बेल के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी हम पैरवी करवा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सशक्त पैरवी वहां पे नहीं हो रही। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट की बात हुई थी, उसमें भी अक्यूज ने स्टे लिया हुआ है। उसको भी स्टे को वैकेट कराने का कोई दमदार प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 1 साल पूरा होने को है। इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और गवाहों की गवाही भी हो रही है। ऐसे में अंकिता के माता पिता को उम्मीद है कि जल्द इस केस की सुनवाई पूरी हो और अंकिता को न्याय मिल सके।
देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर राव। कर्नाटक में कावेरी बेल्ट के किसानों को इस बार फसल नहीं बोने की सलाह राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने दी है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की बेहद कमी है। लेकिन साथ ही अदालत के निर्देश के चलते सरकार तमिलनाडु को पानी दे रही है। ऐसे में किसानों ने एक साथ अब 2 मोर्चे खोल दिए हैं। सांसदों के दफ्तर के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही कावेरी बेसिन के क्षेत्रों में भी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಮರ್ತಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ कर्नाटक के किसान नाराज हैं कावेरी मसले पर सांसदों की चुप्पी से भी और राज्य सरकार के निर्देश से। लिहाजा सांसदों के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। किसानों ने अपनी नाराजगी कावेरी बेसिन के खेतों में भी दर्ज करवाई, खासकर मंडिया और आसपास के इलाकों में कैन से खेतों में सिंचाई कर। कर्नाटक का 28 संसद लोग है, कोई भी नई चकारा नहीं ले रहा है। मंड्या डिस्ट्रिक्ट में पूरा बोल रहा है रैत लोग का आप लोग खेती वगैरह नहीं करना है। वो लोग बोल रहा है उधर खेत करने के लिए पानी छोड़ रहा है तमिलनाडु में, हमारा राज्य में खेत नहीं करना करके रैत लोग का बहुत नुकसान। किसानों का दर्द इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पानी होता तो इस वक्त धान की रोपाई चल रही होती, लेकिन बारिश में 25% की कमी ने समस्या खड़ी कर दी है। कर्नाटक सरकार ने डिस्ट्रेस फॉर्मूला के तहत इस बार फसल न बोने की हिदायत दी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कोई निर्देश किसानों को नहीं दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक कर्नाटक हर रोज 5 से 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे रहा है। We are protecting Karnataka farmers' interest. हमारी कांग्रेस सरकार किसानों के हितों की रक्षा का हर संभव प्रयास कर रही है। BJP, JDS, they are doing politics. कावेरी नदी से जुड़े डैम्स में पानी की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल कर्नाटक और तमिलनाडु की फसलों का है, यानी किसानों की रोजी रोटी का। तमिलनाडु प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है, जबकि कर्नाटक का कहना है कि मौजूदा हालात में 5,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी देना उसके लिए संभव नहीं है। ऐसे में अब सबों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात G20 समिट की, जिसकी मेजबानी के लिए पूरे दिल्ली शहर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा शहर रोशनी से नहा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों में रोशनी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली का रंग ही बदल गया है। 3 मूर्ति का गोलचक्कर हो या खूनी दरवाजा, हर जगह को लाइटों से सजा दिया गया है। प्रगति मैदान में जिस गेट से जो मेहमान है वो एंट्री करेंगे, उसे भी फूलों और फाउंटेन की लाइटिंग से सजाया गया है। सभी मेहमान गेट नंबर 6 से एंट्री करेंगे, जिसे खास तौर से खूबसूरती से सजा दिया गया है। इसके साथ ही भारत मंडपम में डिजिटल दीवार भी बनाई गई है, जिसमें 26 पैनल होंगे। खास बात यह है कि एआई एंकर इसमें स्वागत करेगी। इस डिजिटल दीवार पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी दिखाई जाएगी। वैदिक काल से शुरू होकर 2019 के चुनाव तक की इसमें झलक मेहमानों को देखने के लिए मिलेगी। टच स्क्रीन पैनल के जरिए ऑडियो से लेकर लिखित में कहानियां भी इसमें होंगी। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उच्च स्तरीय बैठक भी ली है और मीटिंग में ये कहा गया कि सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता रहें और आम आदमी को इसके चलते परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट बता रहा है कि G20 के दौरान हिफाजत के साथ साथ उसका ध्यान इस बात पर भी है कि लोग परेशान ना हों। G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने यही कहा कि दिल्ली के होटलों, एयरपोर्ट, बस अड्डे,
रेलवे स्टेशन, मॉल्स और G20 सम्मेलन के वेन्यू की सुरक्षा पुख्ता रहे, लेकिन लोग परेशान ना हों। सुरक्षा कारणों के चलते नई दिल्ली जिले में कई पाबंदियां रहेंगी। सिर्फ 10 तारीख को कुछ पीरियड के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट रहेगा, बाकी जो है सभी सामान्य रूप से चलेंगे। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि 8, 9, 10 तारीख को राजकीय अवकाश है। जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो है मार्केट्स और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी दिल्ली में सामान्य रूप से सभी एक्टिविटीज जैसे चलती आई हैं पहले की तरह चलेंगी। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली आम दिनों की तरह खुली रहेगी। नई दिल्ली जिले में इमरजेंसी सेवाओं, पोस्टल सेवा और मेडिकल सेवा में कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन खाने और दूसरी चीजों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। वैलिड रीजन और आईडी के साथ लोगों को टैक्सी या ऑटो के साथ आने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन बिना कारण के ऑटो या टैक्सी की इजाजत नहीं है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सब मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन 39 मेट्रो स्टेशनों के 69 गेट वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बंद रहेंगे। रेलवे पुलिस भी दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी कर रही है। सुरक्षा कारणों से 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे स्टेशनों की पार्किंग को 3 दिन के लिए बंद करने की तैयारी हो रही है। रेलवे ब्रिजों, रेलवे ट्रैक पर भी खास नजर रखी जा रही है। 3 दिन तक रेलवे पार्सल सुविधा और स्टेशन पर बुकिंग बंद करने के लिए कहा गया है। हालांकि स्टेशन या बस अड्डों पर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए वहां ऑटो और टैक्सी पहले की तरह मिलेंगे। जो लोग बसों से या ट्रेन से दिल्ली आएंगे या उनको जाना है, तो क्या उनको रेलवे स्टेशन से या बस पे टैक्सी और ऑटो मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से सभी जगह, हमने कहीं नहीं कहा है कि कोई रेलवे स्टेशन प्रभावित होगा। वहां से आपको DSR, ऑटो, टैक्सी है, आपको जाना है, आप हमारी यातायात निर्देशिका में देखिए। आप पूर्वी दिल्ली से अगर आप पश्चिमी दिल्ली जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली का जो नियंत्रित क्षेत्र है उसको बाईपास करके जो है अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण, क्योंकि रिंग रोड चलता रहेगा, आउटर रिंग रोड भी चलता रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरी दिल्ली को अभेद किले के रूप में तब्दील करने में जुटी हैं। G20 समिट को लेकर नई दिल्ली जिले में सुरक्षा की तैयारियां कुछ ऐसी हैं कि एक तरह से 3 दिन तक यहां पर लॉकडाउन नहीं रहेगा। भले ही दिल्ली पुलिस इसे लॉकडाउन का नाम ना दे, हालांकि बाकी दिल्ली में पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन यहां की पाबंदियों का असर वहां भी दिखाई पड़ सकता है, जिससे आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब बेहद खास जानकारी, आपका भरोसेमंद ग्रुप NDTV अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान चैनल भी लेकर आ रहा है। तो हमारा नया चैनल NDTV राजस्थान होगा। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी। युवाओं और महिलाओं पर हमारा खास ध्यान होगा। NDTV के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार से राजस्थान के हर कोने से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इस चैनल को आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे। मैं NDTV को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पुराना नेशनल चैनल है, राजस्थान के अंदर लोगों को जागरूक करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।